हेलो दोस्तों, इन्वेस्को इंडिया टेक्नोलॉजी फंड ये नया एनएफओ आ रहा है। डिटेल में इस एनएफओ के बारे में डिस्कस करेंगे और एज एन इन्वेस्टर आपका क्या थॉट प्रोसेस रहना चाहिए उस पर भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो डेट है सितंबर 3 से सितंबर 17 ये एनएफओ की डेट है और उसके बाद भी कुछ दिनों के एनएफओ के कुछ दिनों के बाद भी आपको अलग से भी अप्लाई करना है तो वो कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, निफ्टी आईटी टीआरआई इसका बेंचमार्क है, मतलब फंड की कोशिश रहेगी अपने बेंचमार्क को बीट करने की। अब इस बेंचमार्क पर हम थोड़ी देर के बाद थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने भी वाले हैं। मिस्टर हितेन जैन और मिस्टर आदित्य खेमानी फंड मैनेजर है। अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो शुरुआत 500 से भी कर सकते हैं और जो फंड की कोशिश क्या रहेगी, टेक्नोलॉजी और रिलेटेड कंपनियों में इन्वेस्ट करना। अब देखिए, जब हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो 15-20 साल पहले जाइए दोस्तों, स्मार्टफोन के बारे में हमने बहुत हद तक हमको आइडिया और इंफॉर्मेशन भी नहीं थी। धीरे धीरे मोबाइल फोन्स मार्केट में आ रहे थे और मोबाइल में भी अगर हमको फोन में बात करना होता था तो बहुत ज्यादा हमको पैसा भी देना पड़ता था। अभी 2024 में देखिए, स्मार्टफोन हाथ में है, आपको कॉल करना है कॉल कर सकते हैं, कोई लेटेस्ट न्यूज चाहिए सब आपके फिंगर टिप्स में है। फाइनेंशियल मार्केट में मेरा खुद का अनुभव बताता हूं, 10-12 साल पहले अगर कोई डीमेट अकाउंट या फिर म्यूचुअल फंड अकाउंट जैसा ओपन अगर मुझे करना पड़ता था तो 20-30 साइन लेने पड़ते थे। बहुत ही कंबरसन प्रोसेस था, कोई साइन अगर मिसमैच हो जाए तो फिर बड़ी चिंता हो जाती थी। लेकिन अब मैक्सिमम लिंक से या ऑनलाइन अकाउंट यहां पर ओपन हो जाते हैं, 20-30 मिनट्स के अंदर अकाउंट ओपन हो जाते हैं। तो चीजें बहुत सरल हुई है और यहां पर हेल्थ केयर हो या ई कॉमर्स हो, इंटरटेनमेंट, बैंकिंग, सब जगह में टेक्नोलॉजी ने लास्ट 10-15 सालों में रेवोल्यूशन लाए हैं और ये हम आप पर्सनली एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं दोस्तों। अब जब हम भारत की कंपनियों की बात करेंगे तो जो एक्सपोर्ट है उसमें मैक्सिमम एक्सपोर्ट जो हम करते हैं वो है टेक्नोलॉजी या आईटी सर्विसेज हम एक्सपोर्ट करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, सोच लीजिए यूएस में कोई एक बड़ी हेल्थ केयर कंपनी है या फिर यूरोप में कोई एक बैंक है, उनको अगर अपना आईटी को ग्रोथ करना है या आईटी को और सक्षम अच्छा बनाना है तो वो एक अच्छी आईटी कंपनी को ढूंढेंगे और मैक्सिमम अच्छी कंपनियां भारत में है और भारत की जो कंपनियां हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करती है दोस्तों। तो एक बहुत बड़ा एक जॉब क्रिएशन भी आईटी कंपनियां कर रही है जब हमारे देश की बात कर रहे हैं। इन्वेस्को इंडिया जो टेक्नोलॉजी फंड है उनका यह भी कहना है कि सेक्टर में रिवाइवल हो सकता है क्योंकि रेट कट हो सकते हैं। अब रेट कट जो होता है बिजनेस सेंटिमेंट और बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। क्यों? देखिए, अगर हाई रेट है तो सोच लीजिए कोई एक बड़ा इन्वेस्टर, सोच लीजिए यूके में या यूरोप में या फिर यूएस में बैठा है, तो वो एक बड़ा खर्चा करने से थोड़ा वो डरेगा, वो कहेंगे कि नहीं चलो पोस्टपोन करते हैं। देखिए, आईटी एक इंपॉर्टेंट खर्चा है लेकिन अर्जेंट खर्चा नहीं है, उनको आईटी का सुधार करना ही है। लेकिन जब हाई रेट एनवायरनमेंट होता है तो वो बड़ा खर्चा करने से थोड़ा बचते हैं। लेकिन अगर रेट नीचे आना शुरू हो तो वो अपने ऑपरेशंस को और स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, आईटी पर और खर्चा कर सकते हैं। तो रेट कट होना एक पॉजिटिव सेंटिमेंट हो सकता है, बड़े डील्स मिल सकते हैं, फंडामेंटल स्ट्रांग रहे हैं आईटी कंपनियों का, ये हम पिछले कुछ सालों का डेटा देखें तो। बट अगेन, सभी कंपनियां नहीं, जो विनर कंपनियां रही हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। और फंड का यह भी कहना है कि वैल्यूएशन भी अच्छे लेवल पर है दोस्तों। अब देखिए, यहां पर हम बिल्कुल अगस्त का डेटा लेकर आए हैं, किसका? जो निफ्टी का और जो निफ्टी का आईटी इंडेक्स। अभी हम फंड को थोड़ा पीछे रख रहे हैं, अब समझते हैं कि ये इंडेक्स का कैसा रिटर्न है 5 सालों में, पॉइंट टू पॉइंट, अगस्त 19 से अगस्त 24.18% और सिर्फ निफ्टी में आपने इन्वेस्ट किया होता तो 18.94% का रिटर्न था। अब निफ्टी का रिटर्न कम है लेकिन जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी कम है, मतलब वोलेटिलिटी भी निफ्टी की कम है, 19 है, यहां वोलेटिलिटी ज्यादा है। अब ये सब डेटा क्या बता रहे हैं कि आईटी इंडेक्स का रिटर्न ज्यादा है लेकिन वोलेटिलिटी भी ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर आपको उतार चढ़ाव कुछ ज्यादा देखने को मिल सकते हैं कंपेयर टू जो निफ्टी का जो मेन इंडेक्स है, जहां पर आपको बैंक्स हो गए या फिर ऑयल एंड गैस, इस फार्मा, सब कंपनियां यहां पर आ गई दोस्तों। रिटर्न के बाद अब देखिए किस तरीके के फंडामेंटल्स है। निफ्टी का पी रेशियो है 23.47 और जो निफ्टी आईटी का जो है 34.97, मतलब निफ्टी का कंपैरिजन में ये इंडेक्स अभी थोड़ा महंगा है वैल्यूएशन के हिसाब से। प्राइस टू बुक भी आप देखेंगे, निफ्टी का 4.26 है, प्राइस टू बुक इसका 8.9 है। तो मतलब ये जो इंडेक्स है वैल्यूएशन के हिसाब से आपको सस्ता नहीं मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड 1.21 है, लेकिन इस इंडेक्स की जो डिविडेंड यील्ड है अच्छा है और जनरली हिस्टोरिकली जो आईटी कंपनियां हैं, चाहे वो डिविडेंड हो या बाईबैक हो, उसके लिए जानी जाती है। तो ये एक कुछ सेक्टर में से है जहां पर रेगुलर डिविडेंड, अच्छी कंपनियों की बात कर रहा हूं, रेगुलर डिविडेंड बाईबैक आते रहते हैं। अब इस इंडेक्स में कौन सी 10 कंपनियां हैं, ठीक है, जैसे इंफोसिस, टीसीएस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, विप्रो, एलटीआई माइंट्री, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, एम्फासिस, एलटीटीएस।
तो ये 10 कंपनियां हैं जो कोर कंपनियां हैं इस इंडेक्स की। अब देखिए, हम फंड की बात नहीं कर रहे हैं, अब जो इन्वेस्को इंडिया टेक्नोलॉजी फंड है उनका ये जो इंडेक्स है वो बेंचमार्क है। ये सब जो कंपनियां अगर आप सब मिला लेते हैं वेट के हिसाब से, तो कोशिश रहेगी फंड की कि ये जो बेंचमार्क है उसको बीट करे, अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करे दोस्तों, ठीक है। और आने वाले टाइम में, अभी नहीं, 1-2 महीने के बाद में हमको पता चलेगा कि जो फंड मैनेजर है किस तरीके से उन्होंने पोर्टफोलियो को बनाया है। ये तो निफ्टी आईटी का इंडेक्स है जो कि बेंचमार्क है। अब फंड क्या नया यहां पर चेंज करते हैं वो हमको देखने को मिलेगा। फंड का यही कहना है कि जो नियर टर्म चैलेंजेस हैं वो हो सकते हैं कम हो जाए और लॉन्ग टर्म में आईटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। जब हम आईटी सेक्टर का 5 ईयर का डेटा देखें तो आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी निफ्टी 50 के कंपैरिजन में ज्यादा रहा है, एबिटा मार्जिन ज्यादा रहा है, सेल्स ग्रोथ ज्यादा रहा है, पैट ग्रोथ थोड़ा सा कम रहा है, और पे आउट रेशियो मतलब जो डिविडेंड या जो बाईबैक है बहुत ज्यादा है। निफ्टी कंपनियों के कंपैरिजन में यहां पर ज्यादा आपको डिविडेंड एक्सपेक्टेशन मिल सकता है। तो ये एक इंडेक्स है जहां पर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमको देखने को मिला है। वैल्यूएशंस अभी 33-34 के आसपास है, जो कि पीक का 40 हमको देखने को मिला था। लेकिन देखिए, इसमें एक और थॉट प्रोसेस ये भी है कि जनरली अगर चलिए हम मान लेते हैं कोविड से पहले का टाइम, जैसे ये देखिए ये 2019 का डेटा है, उस समय में जो वैल्यूएशन था 20 के आसपास था। अभी रिसेंट में भी आप देखेंगे यहां मार्च 2023 के समय में भी जो वैल्यूएशन गया था 24-25 था। तो उसके साथ अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो अभी ये 33-34 जो है थोड़ा हाई वैल्यूएशन ही है, हाँ, लेकिन जो पीक है उसके हिसाब से थोड़ा कम है। अब हिस्टोरिकली हमने देखा है 2025 के आसपास में इनको वैल्यूएशन मिला है, तो वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा है, ठीक है। लेकिन अगर कंपनियों के प्रॉफिट अगर बहुत ज्यादा ग्रो करना शुरू कर गए तो फिर ये वैल्यूएशन कम हो जा सकता है दोस्तों। अब जो फंड है उनका क्या यूनिवर्स रहेगा, जैसे आईटी सर्विसेज कंसल्टेंसी या जो आउटसोर्सिंग कंपनी है वो तो रहेंगी ही, हार्डवेयर कंपनी, इंफ्रा कंपनी, फिर फिनटेक कंपनियों को भी वो अपने फंड में जगह देने वाले हैं, टेलीकॉम सेमीकंडक्टर कंपनियों को भी जगह वो अपने जो फंड है उसमें देने वाले हैं, फिर ईआरडी फर्म्स को, फिर न्यू एज टेक कंपनियां भी आजकल बहुत सारी लिस्ट हुई है वो भी इस फंड में जगह पा सकती है, फिर मीडिया रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं। तो आईटी कंपनी तो कोर रहने वाली है, लेकिन उससे रिलेटेड भी बहुत सारे जो फिनटेक या जो न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनी भी हमको जो फंड है उसमें देखने को मिल सकती है। और हो सकता है जो अक्टूबर या नवंबर के समय में हमको पता चले कि फंड ने कौन कौन सी नई कंपनियां अपने जो पोर्टफोलियो में रखी हुई है, तो और ज्यादा आइडिया आएगा दोस्तों। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, टेक्नोलॉजी सेंट्रिक कंपनियों पर फोकस रहेगा, टॉप डाउन बॉटम अप दोनों अप्रोच रहेंगे। टॉप डाउन जरूरी भी है क्योंकि देखिए यहां पर मैक्रोस को देखना बहुत जरूरी है, यूएस मैक्रो या फिर जो यूरोप के मैक्रोस को देखना बहुत जरूरी है उसके, क्योंकि उसके ऊपर बहुत जो आईटी सेक्टर है उसका परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत हमको पता या अंदाजा लग जाता है दोस्तों, ठीक है। फिर एक बैलेंस रहेगा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के बीच में, और मोस्टली जो टेक्नोलॉजी कंपनी, जो अच्छी कंपनी जो एआई या फिर ऑटोमेशन या क्लाउड कंप्यूटिंग इन सब पर काम कर रही है उनको फोकस में रखा जाएगा दोस्तों। और फिर मैनेजमेंट पर तो फोकस रहेगा। ये भी उनका कहने का है कि जैसे अभी आप देखेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स में जो आईटी है ये लगभग 13.76, चलिए 14% के आसपास मान लीजिए, मतलब निफ्टी में देखिए 50 कंपनियां हैं, तो ये 50 कंपनियों में आईटी कंपनी 14% है। बाकी की क्या कंपनी हो सकती है, बैंक्स हो सकते हैं, ऑयल एंड गैस, पावर, यूटिलिटीज, फार्मा कंपनी, ये सब कंपनियां हो सकती है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल देखें जैसे एमएससीआई इमर्जिंग इंडेक्स या फिर एमएससीआई वर्ल्ड इंडेक्स, लगभग 25% आईटी कंपनियों का वेट है, ठीक है। इंडिया में अगर आप वेट देखेंगे तो मैक्सिमम वेट आपको बैंक्स का देखने को मिलेगा, आईटी कंपनियों का उसके बाद थोड़ा कम देखने को मिलेगा। तो ये भी उनका कहना है कि धीरे धीरे करके जो मेन इंडाइसेस है वहां पर आईटी कंपनियों का वेट बढ़ सकता है। अब ये हमको 3-4 साल के बाद पता चलेगा कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो लास्ट में देखिए कुछ चीजें, एज एन इन्वेस्टर आपका क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए। देखिए यहां पर इंडिया से ज्यादा इंडिया के बाहर क्या हो रहा है वहां पर एटलीस्ट जो निफ्टी आईटी टीआरआई इंडेक्स देख के तो उतना ही पता चल रहा है, क्योंकि बहुत सारी जो कंपनियां हैं उनका जो ऑर्डर्स हैं मैक्सिमम इंडिया से बाहर आते हैं। तो यूएस में कैसी सिचुएशन है, वहां पर अगर अच्छी इकोनॉमी चल रही है तो आईटी कंपनियां अच्छा ग्रोथ कर सकती हैं, ठीक है। इंडिया शायद इतना अच्छा ग्रो ना करे लेकिन आईटी कंपनियां फिर भी अच्छा ग्रो कर सकती है अगर यूरोप यूएस अच्छा हो। लेकिन अभी उल्टा हो रहा है, अभी इंडिया अच्छा ग्रो कर रहा है, वो लोग अच्छा ग्रो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा चीज है कॉन्सेंट्रेशन तो रह सकता है, ये रिस्क तो है, क्योंकि देखिए लगभग 14% निफ्टी को आप ले रहे हैं। अगर आप एक सिंपल लार्ज कैप को अगर आप लेते हैं तो लार्ज कैप में टोटल 100 कंपनीज आ गई, उसमें आईटी के अलावा दूसरे सेक्टर्स भी आ गए, जैसे बैंक हुआ, फार्मा, ऑयल एंड गैस, सब कुछ आ गए। तो आपका जो रिस्क है बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क है। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है कोई भी सेक्टोरल फंड के समय में,
तो आपको सैटेलाइट सोचना चाहिए। सैटेलाइट्स मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल आपका पोर्टफोलियो है, चलिए मान लेते हैं 1 लाख का, चलिए एक एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो 1 लाख में आप कितना वेटेज देंगे? आप अपने पोर्टफोलियो में अगर 1 लाख में अगर 50,000 40,000 वेटेज दे दिए किसी भी एक सेक्टोरल फंड को या थीमेटिक फंड को, तो आपको रिस्क ज्यादा है। तो यहां पर आपको क्या करना है, आपका रिस्क को कम करना है। तो जनरली 5 to 15-20% तक ही वेट रखना चाहिए किसी भी सेक्टोरल फंड, क्योंकि सेक्टोरल फंड में अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले वोलेटिलिटी रहती है। अब देखिए मार्केट का ऐसा कोई रूल नहीं है जैसे 2023 में या 24 में, अभी तक तो आपको दिख रहा होगा कि सब बढ़िया चल रहा है। बहुत लोगों ने तो 20-30 रिटर्न को तो डन कर दिया कि नहीं इतना रिटर्न मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, मार्केट नीचे भी जाती है। तो ऐसे टाइम में ये इंडेक्स और नीचे भी जा सकता है। और सोच लीजिए कल यूएस का कोई डेटा नेगेटिव आ गया, तो फिर सबसे पहले इंपैक्ट किसको होगा? आईटी कंपनियों को। तो रिस्क को समझना है, रिस्क मैनेजमेंट। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले रिस्क को देखिए। लेकिन अगर आप फोकस्ड आईटी कंपनियां या फिर स्ट्रांग ग्रोथ वाली कंपनियों पर एक छोटा सा पोर्टफोलियो का एक पार्ट रखना चाहते हैं तो ये फंड को आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं दोस्तों। और लास्ट में दोस्तों लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस यहां पर जरूरी है। अगर आप 1 ईयर 2 ईयर के लिए पार्किंग कर रहे हैं तो ये फंड आपको बहुत वोलेटाइल एक्सपीरियंस दे सकता है। और ये फंड ही क्यों, कोई भी थीमेटिक फंड या सेक्टोरल फंड, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहां 5 ईयर प्लस जो पैसा आप इन्वेस्ट कर सके उसी इन्वेस्टमेंट के लिए ही आप स्टडी आप कर सकते हैं। बाकी इन्वेस्ट को एज ए फंड हाउस एक स्ट्रांग फंड हाउस है, टीम स्ट्रांग है, सीआईओ स्ट्रांग है, तो वो सब चीज को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है। लेकिन फंड में आप ऐसा थॉट प्रोसेस जरूर रखिए कि एक सेक्टोरल फंड है, तो यहां पर आपको रिस्क मैनेजमेंट देखना है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। लास्ट में आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं विथ प्रॉपर गोल प्लानिंग के साथ, और उसके लिए रेगुलर गाइडेंस जरूरी है और रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू जरूरी है। मेरा नाम दीपक है, मैं एमफी रजिस्टर्ड हूं और चार्टेड फाइनेंशियल गोल प्लानर हूं। अभी मेरा लोकेशन अहमदाबाद गुजरात में है, लेकिन मेरे जो क्लाइंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया से हैं दोस्तों। मैं एक्स वेल्थ मैनेजर और बैंकर रह चुका हूं, जहां पर एचडीएफसी बैंक, आनंद राठी, एलारा कैपिटल जैसी संस्थाओं पे मैंने काम किया है और बहुत सारे एचएनआई क्लाइंट्स को पास्ट में और अभी भी मैं मैनेज कर रहा हूं। तो यहां पर हम एक फ्री पर्सनलाइज म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन आपके गोल प्लानिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। उसके लिए गूगल फॉर्म है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आपके लिए यूनिक स्मार्ट क्यूरेटेड म्यूचुअल फंड प्लान बन सकता है दोस्तों। अगर आप गोल बेस्ड स्मार्ट इन्वेस्टिंग के लिए सीरियस हैं, अगर आपके गोल हैं फॉर एग्जांपल रिटायर होना, एसडब्ल्यूपी, वेल्थ क्रिएशन, तो आपकी गोल प्लानिंग कैसे हो और किस तरीके से आप चलें उस पर पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू आपका होता रहेगा, एग्जीक्यूशन पर हमारा फोकस रहेगा, रीबैलेंसिंग, एसेट एलोकेशन और बहुत सारे इन्वेस्टर प्रोग्राम में आपका एक्सेस रहेगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।